हूं। ओके, एंड मीटिंग को मैं लॉक कर देता हूं। ओके, जस्ट लिसन टू मी गाइस। अभी देखो, आज अपना ये फर्स्ट डे है। मैं आपको बताता हूं हम कैसे बढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर एक पूरा सब्जेक्ट है आपका, जिसको HMT बोलते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर। बिफोर यू प्रोसीड विद दिस सब्जेक्ट, यू शुड एक्चुअली फील कि हीट अलग है, एंड व्हेन देयर कम्स अ ट्रांसफर वर्ड विद it really changes the entire scenario. Do you understand the word in transit? In transit word समझते हैं आप? हाँ सर। बहते रहना, एक आप कह सकते हैं ना, बहते रहना को अगर आप समझे तो उसको इन ट्रांजिट कहते हैं। जैसे आपके FM के सब्जेक्ट में फ्लूइड फ्लो होता था, ऐसे ही यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो जो होता है, जैसे वहां पे m becomes m डॉट। m डॉट क्या था? kg पर सेकेंड, बराबर ना? आप लोगों को ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम आपने जो पढ़ा था, उसमें डॉट जब अपन डाल देते थे m के ऊपर, तो वहां पे मास फ्लो होता था। सही बात है? हाँ सर। ओके, मास फ्लो होना जिसके पीछे कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू रिमेंबर, हम कहते थे जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है तो मास फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? अगर आप किसी ऊंचाई पे है तो अपने आप फ्लो होगा। अगर आप पाइप के दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस तैयार कर दो तो फ्लो होगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यस, ये जो फ्लो तैयार होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। ऐसे ही यहाँ पे अब हीट फ्लो की बात होगी। हीट हर जगह है, हीट इज एवरीवेयर, एंड हीट का फ्लो होना ही हीट ट्रांसफर कहलाता है। हीट ट्रांसफर किस तादाद में हो रहा है उसको हीट ट्रांसफर रेट कहते हैं। उसका यूनिट होता है किलो जूल पर सेकेंड या फिर जूल पर सेकेंड में। मतलब हर सेकेंड कितना जूल, कितना किलो जूल हीट बह रहा है। हर सेकेंड कितना जूल या कितना किलो जूल हीट बह रहा है। हीट ट्रांसफर रेट जो टर्म आता है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। यही आपके सब्जेक्ट के बारे में है, यही आपका सब्जेक्ट डील करता है। दिस एंटायर सब्जेक्ट में 70% is all about heat transfer. 70%, yeah, you can say 80% is all about heat transfer, and one unit, that is your 20%, is about mass transfer. तो यहाँ पे ट्रांसफर की बातें होती है। ट्रांसफर वर्ड इज डिफरेंट। कई लोगों को लगता है, एग्जाम्पल, एक स्टोरी एग्जाम्पल समझो। जैसे आप लोगों को मैंने ये शायद बताया रहेगा, हमने जब भी थर्मो में पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था, इफ यू रिमेंबर, अगर होगा तो मुझे जवाब देना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्रेशर पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली 100 होता है 1 ATM पे। परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। ओके, मतलब 1 ATM पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है? अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस जब रीच करेगा तो उसके बाद वो फेस चेंज करना शुरू करेगा। सही बात? हाँ सर। पानी का फेस चेंज करना मतलब लिक्विड से वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनना। ओके, देन एक बड़ा ही मिसअंडरस्टूड है कंसेप्ट, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप कभी फर्श पोंछते हो, कोई दीवार पोंछते हो, या आपका बर्तन का पानी थोड़ा बहुत गिर जाता है जमीन पर। पानी जो जमीन पर है या फर्श पर है या आपके बॉडी पर है, जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो हमेशा इवापोरेट होता है। हाँ सर। हमने बचपन में वाटर साइकिल भी सीखा है, जहां पे सीखा था कि समुद्र का पानी इवापोरेट होता है, समुद्र का पानी इवापोरेट होता है, फिर बादल बनता है, फिर कंडेंस होता है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ऐसा बचपन में सीखा था। हाँ सर। इवापोरेशन जो होता है वो फेस चेंज होता है, एंड इट ऑलवेज ऑकर्स एट ए बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट ऑलवेज ऑकर्स एट ए बॉइलिंग पॉइंट। जिन्होंने मेरे साथ थर्मो पढ़ा है उनको ये अभी बहुत क्लियर होगा जो मैं कह रहा हूं कि इसमें एक लूप होल क्या है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन तैयार हो जाता है कि ये क्या बातें चल रही। मतलब
फर्श पर जो पानी है वो फेज चेंज कर रहा है, वो बॉईल हो रहा है एक तरह से, वो इवापोरेट हो रहा है एक तरह से, और वो एटमॉस्फेयर के कंडीशन में ही, वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। समुद्र का पानी भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, लेकिन फिर भी वो बिना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे ही इवापोरेट हो जाता है, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे ही इवापोरेट हो जाता है, फेज चेंज कर लेता है। कोई बच्चा इसको करेक्ट तरीके से जस्टिफाई कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है? सर जो पानी का एयर में वो पार्शियल प्रेशर की एक टर्म आती है ना, नहीं, अपना बच्चा, ये बच्चा अपना बच्चा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप सही बात बोल रहे हो। कोई और? अथर भाई रुको इधर, कोई और? सर पानी का जो ऊपर का लेयर होता है वो नीचे के लेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसलिए इवापोरेट होता है। ओके, ये हम लोगों ने बचपन में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था यार, ऐसा कुछ तो पढ़ा था हम लोगों के, आई थिंक 8, 9, 10th या 11, 12 के वो तो चैप्टर में सरफेस टेंशन के साथ साथ ये टॉपिक पढ़ाया गया था। कहीं पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट द अपर लेयर इज एट द हायर एनर्जी लेवल, है ना? व्हाई? Why is it at the higher energy level? Because the fluid with lower density goes upward. हाँ सर। And the one which has got lower density, it means it must be at a higher temperature. हाँ सर। Okay. तो ये बचपन में पढ़ा था कि जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर जाता है, तभी वो तैरता है। तो ऐसे ही पार्टिकल के बारे में कहा जाता है कि वो हायर एनर्जी लेवल पे होता है। ओके, बट ये एक्चुअली इनकम्प्लीट सिनेरियो है, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट पिक्चर है। वहां पर जो डिफरेंस तैयार होता है वो उनकी खुद की वजह से नहीं होता है, वो बाहर के वजह से होता है, जो हमने स्टडी किया था थर्मो में, इफ यू रिमेंबर Dalton's law of partial pressure in a system. If there are particles in a system, if there are particles, then the total pressure of the system, is because of all the particles present in it, and they have their own share of pressure. मतलब अगर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, सरफेस पे पानी है, that is also exposed to atmosphere, then that upper layer and the atmospheric air, they together share the total atmospheric pressure. हाँ सर। Or you can say the air itself is like a vessel. The air itself is like a vessel, and it has its own potential to hold water. It has its own potential to hold water. Because of that, it creates affinity. ये एक खिंचाव तैयार करता है, ये एक ऐसा एफिनिटी तैयार करता है जिससे कि वो वाटर वेपर को और ले सकता है, अगर वो हवा सैचुरेटेड नहीं है तो। अगर वो हवा सैचुरेटेड नहीं होती है तो वो एक एफिनिटी तैयार करता है, एंड जब वो एफिनिटी तैयार करता है तो बिकॉज ऑफ दैट खिंचाव, दैट अपर लेयर ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू बिहेव लाइक अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो पूरा प्रेशर होता है 1 बार, वो हवा के पार्टिकल और अपर लेयर ऑफ लिक्विड को मिलाकर होता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड का प्रेशर बहुत कम होता है। एंड उस प्रेशर पे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, जो कम उसका प्रेशर कम, तो अपर लेयर ऑफ पार्टिकल उतने ज्यादा नहीं होंगे जितना हवा का पार्टिकल होगा। तो प्रेशर ऑफ दैट अपर लेयर इज वे मच लेसर देन द एटमॉस्फेयर लेयर। मतलब एटमॉस्फेयर अगर 1 बार पे है तो आपको याद होगा कितना रहता है, ऑलमोस्ट 0.01 बार, ऑलमोस्ट 0.01 बार उसका प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 9-10 डिग्री सेल्सियस खाली होता है, तो उसको आपके बॉइलिंग पॉइंट 100 पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। पूरे पानी को अगर उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है, उसके लिए तो 10 डिग्री सेल्सियस भी काफी। इसीलिए हमारा पसीना उड़ता है, इसीलिए फर्श का पानी उड़ जाता है, इसलिए हर कोई पार्ट जो पतला लेयर जब भी होता है वो समय के साथ उड़ जाता है। अब ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं मैं, ये बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये बातें इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत जगह पे कई लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं या फिर अधूरा जानते हैं, कि वो सोचते हैं
कि क्योंकि पानी का लेयर ज्यादा होता है, पानी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, इसीलिए इवापोरेट होता है। कई जगह पे ये मिसअंडरस्टूड तरीके से समझाया जाता है। देखो यार, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, दैट इज ट्रू एंड इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट इवापोरेट होने के लिए या हीट बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। हीट का फ्लो होने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होगा। ये जो मैं लाइन कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पानी का एग्जांपल लूंगा तो फटाक से क्लिक हो जाता है कि हाँ, डैम ऊपर है तो पानी नीचे बहता है, पाइप के एक एंड पे सक्शन क्रिएट किया तो पानी अपने आप उसके तरफ बहता है, पानी के लिए फ्लो हो जाता, दिमाग में क्लियर हो जाता है। लेकिन हीट के लिए सीखना है इसे भी हमें। ये सारी स्टोरी हम समझेंगे एक एक करके धीरे धीरे, लेकिन आज के लेक्चर में पहले सिर्फ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे बात करेंगे और सिर्फ 10 मिनट और लेंगे, क्योंकि मेरे पास में लाइट नहीं है अभी यहाँ पे। हम लोग 10 मिनट और पढ़ेंगे अबाउट हीट ट्रांसफर, कि हीट ट्रांसफर के टाइप्स क्या होते हैं, एंड थोड़ा सा अगर हुआ तो मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एक इमेज शेयर करता हूं आपके सामने। सर आडियो। सर वो वाटर इवेपोरेट होता है तो एयर का प्रेशर उसके ऊपर भी अप्लाई होता होगा ना, तो वो 0.01% 0.01 बार पे वो 10 डिग्री पे इवेपोरेट कैसे होगा, बट उसी पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एयर का भी प्रेशर हो रहा है ना, वो लगभग 1 बार है। Okay, now you are kind of mixing up something different. एक सिस्टम में अगर पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स सेम है, तो सब लोग प्रेशर भी सेम एक्सर्ट करेंगे सरफेस के ऊपर नॉर्मल। जब पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो उनका ओवरऑल प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू वो पार्टिकल जो कम होते हैं। लेकिन एक एक पार्टिकल को उठा के देखोगे तो दोनों का प्रेशर सेम होता है। हाँ, मतलब इट्स लाइक जितना अगर तुम एक सेम साइज ऑफ एयर ले लो, सेम साइज ऑफ अगर लिक्विड ले लो, एकदम छोटे लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे, तब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। एटॉमिक लेवल पर अगर चले जाओ तो, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर चले जाओ तो, अगेन मॉलिक्यूलर नहीं बोलना चाहिए मुझे क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, बट काइंड ऑफ दे विल नलीफाई ईच अदर रिएक्शन। जो हैवी रहेगा वो ज्यादा धक्का देने की कोशिश करेगा, जो लाइट रहेगा कम देगा, लेकिन उसका वॉल्यूम शायद ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना इक्विलिब्रियम बिल्ड करते हैं। तभी हम कहते हैं ना, जो ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा है, जो कम है उसका प्रेशर कम है। समझ रहे हैं? सर इवेपोरेट होने के लिए खुद का ही प्रेशर कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। यस, इवापोरेट होने के लिए उनके पॉपुलेशंस में उनका खुद का प्रेशर कितना है वो डिपेंड करता है। ओके, मतलब अगर वाटर का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो वो कभी इवेपोरेट ही नहीं होगा। क्रिटिकल प्रेशर तक। अरे यार सीधी सी बात है, अकेले रहोगे तो जल्दी डर जाओगे, 10 लोग आएंगे तो जल्दी नहीं डरोगे, 100 लोग आएंगे तो और ढीठ हो जाओगे। पार्टिकल का भी ऐसे ही है, लिमिटेड पार्टिकल है, देखेंगे थोड़ा और देर तक सह लेंगे। जब पार्टिकल और बढ़ जाते हैं तो वो और सहने की तादाद बढ़ा लेते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट तक। जब तक आप पार्टिकल बढ़ाते जाओ वो तब तक सहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लिमिटेड पार्टिकल है तो वो पहले ही इवापोरेट हो जाएंगे। दैट इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दिस शो, because ultimately phase change is all because of cohesive force, and cohesive force is nothing but the attraction between the similar particles. More the particles, more the attraction, more the attraction, more the compactness. बराबर? ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सब एक दूसरे पे। फैन चलाने से जल्दी हाँ, आप उनको धक्का दे देते हो ना, उनके अंदर हलचल मचा देते हो, उनकी एंट्रोपी बढ़ा देते हो। चलो अब आ जाओ जरा हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर। चलो, हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है, हम सिर्फ हीट ट्रांसफर बोलेंगे अभी, मास ट्रांसफर बार बार नहीं ऐड करूंगा मैं। हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, जब मास ट्रांसफर आएगा तब देखेंगे उसको।
हीट ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने सब सुना रहेगा, 3 प्रकार। हाँ सर, हाँ सर, रेडिएशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं हमेशा के लिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन 3 प्रकार के हीट ट्रांसफर होते हैं। डायग्राम से आपको दिखता रहेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पिक्टोरियल फॉर्म में। मुझे बताओ कंडक्शन के बारे में आप क्या जानते हो? अगर मीडियम सॉलिड हो और हीट ट्रांसफर हो देन इट इज कंडक्शन। अगर मीडियम फ्लूइड हो देन इट इज कन्वेक्शन, और मीडियम ही ना हो देन इट इज रेडिएशन। ओके, बाकी लोग इसको कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे? सर कंडक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है। कन्वेक्शन के लिए नहीं जरूरी। अच्छा, और कोई तो बोल रहा था अभी। हाँ सर, कंडक्शन मींस एयर अगर ट्रैप हो एक सिस्टम के अंदर और वो मूवमेंट उसकी नहीं हो रही है, मतलब वो सभी पार्टिकल स्टेबल है, तो उसमें भी कंडक्शन होता है, ऐसा कुछ बात है? परफेक्ट बात बोली आपने। तो कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में नहीं होता बच्चों, कंडक्शन उन पार्टिकल्स में होता है जहां पे पार्टिकल खुद मूव नहीं करते, जहां पे पार्टिकल खुद मूव नहीं करते, लेकिन वो पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को कांटेक्ट बनाता है, यू शुड नो दैट एवरी पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट दैट लैटिस। पता है ना आपको? लैटिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। हर पार्टिकल अपनी लाइफ में ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो एक जगह पे होते हैं और अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ वुड बाय स्लीपिंग ऑन द डेस्क। बचपन में यू कुड फील इट। बचपन में आपको हेड डाउन करवाया रहेगा कई बार, तो आपने कान लगा के देखा रहेगा, आपका वो जो बेंच है वो घन घन आता रहता है हमेशा। हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेशन की वजह से, वन ऑफ द रीजन, ओके, जब ये वाइब्रेशन इज वन ऑफ द रीजन, वाइब्रेशन की वजह से एक पार्टिकल दूसरी जगह पे गया नहीं, बस उसका वाइब्रेशन उसको टच होके मिल गया। मतलब ये होता है ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टचिंग। एक गाड़ी पे बैठे हो, राइट, एक गाड़ी पे बैठे हो, अगर हिलते हो तो आपकी वजह से सामने वाले को भी हिलने का एक्सपीरियंस होता है। एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, अगर एक बंदा हिल रहा है तो दूसरे को भी हिलना फील होता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। उसके लिए आपको खुद ट्रांसफर नहीं होना पड़ा। कंडक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है बच्चों। इसके लिए सॉलिड होना जरूरी नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कंडक्शन होता है। कंडक्शन तब होता है जब ये पार्टिकल या तो वाइब्रेट करता रहता है या फिर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सबने सुना रहेगा बचपन से कई बार। लास्ट का ऑर्बिट या फिर सेकंड लास्ट का ऑर्बिट, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स के होते हैं जो फ्री होते हैं, उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं रहती है, तो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं आप लोग। उन लोगों को अगर थोड़ी सी हीट दे दो ना तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, बराबर ना? उन लोगों को थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और फिर यहाँ वहां दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की बहने के वजह से हीट आगे जाती है। अगर आपको इमेज से समझना है तो यू कैन सी, ये देखो, ये कंडक्शन के लिए है। जब आप हीट देते हो, ओके, जब आप हीट देते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडिश का दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पे हीट दिया, ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होते जाता है। इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। वाइब्रेशन इज द मेन रीजन, and you know because of vibration there is a friction, and when there is a friction, the friction tends to increase in the heat temperature. तो कहीं ना कहीं आपके ये हीट के वजह से आप वाइब्रेशन बढ़ाते हो और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं हीट कंडक्ट हुआ है। कंडक्शन का एक और तरीका है जहां पे आप हीट जब देते हो तो ये देखो रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हीट दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट काइनेटिक एनर्जी, उनको एनर्जी मिल जाती है, एंड दे मूव टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी पोटेंशियल, दे मूव टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी पोटेंशियल, है ना? जैसे एक तरह से उनको धक्का सा मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो वो यहां से दौड़ना शुरू करते हैं and they have kinetic energy, and because of that kinetic energy they energize the another electron. इस तरह से वो एनर्जी के कैरियर बन के आगे दौड़ते हैं। तो यहाँ पे एटम खुद नहीं दौड़ता लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन दौड़ता है हीट लेके। इसको भी कंडक्शन कहते हैं, इसको भी कंडक्शन कहते हैं। सबको समझा? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते उस समय फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता होगा ना?
आप जो हीट दे रहे हो वही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। अगर आप रॉड को एक तरफ गर्म करते हो और एक तरफ गर्म नहीं करते हो तो हॉट एंड कोल्ड इज लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव क्रिएटेड अ डिफरेंशियल जंक्शन जहां पे एक तरफ गर्म एक तरफ कोल्ड है। तो हीट गर्म एंड कोल्ड जो आप कंडीशन देख रहे हो, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से दौड़ के दूसरे तरफ चले जाते हैं, वो यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं जहां पे हीट कम होती है। दे डोंट फील कंफर्टेबल। इट्स लाइक we when run on a hotter surface we don't want to be there, we just run away from there। तो ऐसे ही वहां से वो भी रन करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो जाते जाते अपनी हीट भी लेके जाएंगे, एनर्जी भी लेके जाएंगे। दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड। ओके, अगेन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फंडा लाना है आप लोगों को तो उसके लिए आपको सर्किट कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस प्रिंसिपल पे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स एंड बाकी के आप लोगों ने स्टडी करेंगे चीजें, डायोड्स वगैरह, बट अभी यहाँ पे नहीं चिपकाऊंगा उसके बारे में कुछ भी बातें। बट यस, इट इज ऑल लाइक एक गर्म एक ठंडा है तो इलेक्ट्रॉन गर्म से ठंडे की तरफ जाना चाहता है, इसलिए वहां पे कंडक्शन हो जाता है। तो कंडक्शन जरूरी नहीं सॉलिड में हो, कंडक्शन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए। ऑल दी पार्टिकल शुड बी स्टेशनरी। बराबर? हाँ सर। ओके, दैट इज ऑल अबाउट कंडक्शन। कन्वेक्शन के बारे में एकदम सिंपल है। कन्वेक्शन के बारे में आपको समझना है तो कन्वेक्शन एक सरफेस और एक फ्लोइंग फ्लूइड के बीच में होता है। सरफेस अगर मान लो गर्म है तो फ्लोइंग फ्लूइड जब बहता है तो उसमें का हीट लेके आगे बह जाता है। चाय पी रहे हो, चाय को फूकते हो तो चाय ठंडी हो जाती है, वो फूकने के वजह से हवा चाय के ऊपर से जाती है तो हवा बिकम्स गर्म एंड चाय बिकम्स ठंडा। तो इट इज हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड अ मूविंग फ्लूइड एंड अ फ्लोइंग फ्लूइड। बराबर? हाँ। ओके, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में फर्क याद रखना। कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं होता है, कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव होता है। फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने आपको इक्वेशन दिया उसका नाम था फुरियर। फुरियर ने कंडक्शन को स्टडी किया है। कन्वेक्शन को जिसने स्टडी किया है वो भाई सब जानते हैं उनके बारे में, उनका नाम है न्यूटन। कन्वेक्शन के बारे में न्यूटन ने स्टडी दिया है, न्यूटन ने अपना लॉ दिया है, उसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दोनों भी केसेस में पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है, दोनों भी केसेस में पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। रेडिएशन इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पार्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें पार्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। सन से लेके धरती तक अगर हीट पहुंच रहा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन, एंड उसके लिए कोई पार्टिकल बीच में नहीं है। We know that there is no particle in space which is acting like a carrier of the heat. It is solely the electromagnetic waves which are taking the heat waves from sun and transmitting it over the earth. बराबर? सर वो सन से रेडिएशन आ रहा है या लाइट भी है और रेडिएशन दोनों है? Okay, it is electromagnetic waves and आपको मालूम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिसके कुछ लिमिटेड वेवलेंथ में दे आर लाइक अ विजिबल वेवलेंथ, उनको लाइट्स कहते हैं, उनको ऑप्टिक्स कहते हैं। उससे ज्यादा वाले दिखाई नहीं देते, उससे कम वाले दिखाई नहीं देते। जैसे कि उससे विजिबल लाइट से जो ज्यादा होते हैं वो आपके रेडियो वेव्स वगैरह होते हैं, बराबर? और उससे जो कम वाले होते हैं वो आपके एक्सरेज, गामा रेज, और बीच में जो होते हैं वो आप लोगों के व्हाइट वेव्स होते हैं। इसको ये होते हैं आपके विजिबल लाइट्स जिनको कहते हैं। ओके, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सब वेवलेंथ की खासियत है। बराबर? सन पे जो हीट है वो बस रेडिएशन से ट्रांसफर हो रहा है, इतना ही है ना? देखो, रेडिएशन एक जनरलाइज नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकम द कैरियर ऑफ हीट, देन ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को रेडिएशन कहते हैं। हर बॉडी रेडिएट करती है, हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है, हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है। हर बॉडी जो गर्म है वो रेडिएट करती है। इनकी रेडिएशन की औकात पे ही इनकी लाइफ का अंदाजा लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग से लेके लाइफ ऑफ कार्बन के बारे में जब स्टडी किया जाता है वो ऑल बिकॉज ऑफ रेडिएशन के स्टडी पे किया जाता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेडिएट करता ही करता है। हर बॉडी जब तक एब्सोल्यूट जीरो तक ना पहुंच जाए तब तक रेडिएट करती है। तो आई एम ऑलवेज रेडिएटिंग, यू आर ऑलवेज रेडिएटिंग। बराबर?
लेकिन मेरे रेडिएशन का असर उस पे होगा जो मुझसे ठंडा होगा, और जो मुझसे गर्म होगा उसके रेडिएशन का असर मुझ पे होगा। हाँ सर। तो चलो, मेरा बैटरी 5% का इंडिकेशन 2 बार दे चुका है, मेरा लाइट भी नहीं है, तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे। मैं चाहता था थोड़ा सा पढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट, बट हमने बेसिक्स आज रिवाइज किया। कल के दिन हम मिलेंगे 5:30 बजे एंड चीजों को नोट्स के साथ लिखेंगे। पहला दिन था, ये भी बताना जरूरी था कि नोटबुक लेके बैठो, नया नोट्स बनाओ, हर चीज डेप्थ में दूंगा, हर चीज बारीकी के साथ दूंगा। ऐसा बढ़िया नोट बनना चाहिए कि जिंदगी में कभी एचटी के लिए कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। हो सके उतना अच्छा नोट बनाने के लिए एक मस्त 200, 300, 400 पेज का जैसा नोटबुक ले सको ले लो, अलग अलग तरह से आप डायग्राम बना सको तो बहुत अच्छा होगा। मैं हर चीज में आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन यस, स्क्रीनशॉट के सहारे मत रहना, रिकॉर्डिंग के सहारे मत रहना, हर दिन प्रेजेंट होना और प्रॉपर चीजें लिखना। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछना, इसके पहले कि मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। इसी के साथ मैं रुकता हूं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।